Hello everyone, a very good evening to you all. This is Abhishek Thakur and you are watching the channel English with Abhishek Thakur. In this video also, as usual, we are going to solve 5 questions of common errors, and by the mean of these questions, we are going to learn some rules and concept of English grammar. So without wasting any time, let's start and take the first question. The first question, that is, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान ज़रूरी है परीक्षा को पास करने के लिए. बताओ बच्चों, इसमें कहाँ एरर है? You might have detected the error. The error is R. यहाँ पे बच्चों आर वर्ब है, आर गलत है, आर नहीं होके होगा इज. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर वर्ब है, और बताओ ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट जनरली इसके पीछे होता है. तो क्या इसका सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है? नहीं. 2 लैंग्वेजेस नहीं है. एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस एक ही बात है, कम से कम 2 भाषाएं नहीं है. तो उस आर का सब्जेक्ट या आर की जगह इज हुआ है, इसका सब्जेक्ट ये नहीं है. कम से कम 2 भाषाएं ये नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में कि 2 सब्जेक्ट हों और उस बीच में एक प्रीपोजिशन हो, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है. तो देखो तो बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, प्रीपोजिशन है, ऑफ सब्जेक्ट 2 है. तो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, बीच में प्रीपोजिशन है. तो आगे जो वर्ब का डिसीजन होगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट 1. तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर इज होगा. और आप सेंटेंस को पढ़ के भी एहसास कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की. परीक्षा पास करने के लिए क्या आवश्यक है? कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है. ज्ञान, नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन, नॉलेज सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So second question is on the board, that is, the secretariat comprises of many air conditioned rooms. Meaning, जो secretariat है, सचिवालय है, वो बहुत सारे एयर कंडीशन रूम्स से बने हुए हैं. बताओ बच्चों, कहाँ एरर है? यहाँ पे एरर है बच्चों ये वर्ड ऑफ. ये प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं होगा, फालतू है, एक्स्ट्रा है. क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन होता है 2. देखो, एक तो कंप्राइज होता है, एक होता है कंसिस्ट ऑफ. इसका ध्यान रखेंगे. जब कंसिस्ट का यूज करेंगे कंसिस्ट ऑफ आएगा, जब कंप्राइज का यूज करेंगे तो सिर्फ कंप्राइज आएगा, उसके बाद कोई ऑफ या कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा. और दोनों की मीनिंग एक ही होती है, मिलकर बना होना. किसी भी तरह का ग्रुप्स हो, संगठन हो, तो वहाँ पे हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखेंगे कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइज. एज फॉर एग्जांपल, द कमिटी कंप्राइजेज 7 मेंबर्स. द कमिटी कंप्राइजेज 7 मेंबर्स. ओके. कंसिस्ट ऑफ को भी आप ले सकते हैं कि जैसे यहीं पर आपने देखा, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि द सेक्रेटेरिएट consists of many air conditioned rooms. तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी. लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न. So the question number 3 is, the members of the opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes the wrong statement. इसकी मीनिंग हुई कि अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं मिनिस्टर पे जब वो कोई गलत स्टेटमेंट देता है. तो बताओ बच्चों, इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर है, और है तो क्या है? आप वीडियो को पॉज करके भी आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं. तो देखो बच्चों, यहाँ पे एरर है, अपॉन नहीं होगा, अपॉन का गलत यूज़ कर दिया गया है. अपॉन की जगह होगा एट. क्यों? क्योंकि शाउट के साथ प्रीपोजिशन आता है
शाउट एट, न कि अपॉन। जिस तरह से लाफ के साथ भी लाफ एट। शी इज शाउटिंग एट मी, शी इज शाउटिंग एट मी एंड आई एम लाफिंग एट हर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आई होगी। लेते हैं अगला प्रश्न। सो अगला प्रश्न हमारे बोर्ड पे है, ही डिनाइड टू हैव बिन देयर। उसने वहाँ पे खुद के होने से नकार दिया, मना कर दिया, नकार दिया कि मैं वहाँ पे नहीं था। एक्चुअली क्या है कि कॉमन एरर्स के इन प्रश्नों के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जो हम आगे एग्ज़ाम में बैठेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीटेट हो, या कोई भी ऐसा पेपर जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसमें हम बैठेंगे तो उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बस इन्हीं कॉमन एरर्स के वीडियोस को देखते हुए, सीखते हुए। तो ये बात आप ना समझें कि ये वीडियो से सिर्फ हम लोग का कॉमन एरर्स क्लियर होगा, ग्रामेटिकल पार्ट और कुछ कुछ वर्ड रिलेटेड पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होना है। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तत्काल यहाँ पे फ़िलहाल बताएं क्या एरर है। He denied to have been there। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एरर है, टू हैव नहीं होगा, होगा यहाँ पे हैविंग। He denied having been there। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे वर्ड है डिनाई, DENY। मैंने पिछले 1-2 वीडियो, पहले वाली वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ठीक बाद, एक्चुअली ये वर्ब है, नकारना, कुछ अवॉइड या इन्जॉय, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद यदि किसी वर्ब हैं जिनके बाद यदि किसी और भी वर्ब की ज़रूरत पड़े लगाने की, ऐसा सिचुएशन आए, तो अगला वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में होगा, ING फॉर्म में होगा। तो और मैंने उन वर्ड्स को बोर्ड पे लिखा भी था, और आज फिर मैं उन सारे वर्ड्स को बोर्ड पे लिख देता हूँ, जो आप याद रखेंगे कि इन वर्ड्स के बाद अगला कोई वर्ब फॉर्म लगाना हो तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगा। तो देखिए ये सारे वर्ड्स यही हैं। तो देखो बच्चों, यही वर्ड हैं, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एन्जॉय, एक्सक्यूज़, फिनिश, फॉरगिव, माइंड, प्रिवेंट, रिसेंट, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट्स नो यूज या इट्स नो गुड, वर्थ, स्टॉप। इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, वर्ब को। इनके बाद यदि कोई और वर्ब लगाना पड़े तो फोर्थ फॉर्म में रहेगा। इसमें प्यारे बच्चों ज़्यादातर पूछा जाता है अवॉइड, उसके बाद डिनाई, अभी अभी आया देखो, डिनाई इसी का सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद एन्जॉय, एक्सक्यूज़ भी आता है, फॉरगिव ज़्यादा आता है, माइंड, प्रिवेंट, कांट हेल्प, इट्स नो यूज़, वर्थ। जिन जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी सभी पूछे जा सकते हैं। तो चलो लेते हैं आज का अगला प्रश्न, जो आज का अंतिम प्रश्न है। द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। उसने कहा कि वह कभी नहीं दोबारा गलती को रिपीट करेगा। बताओ बच्चों, एरर कहाँ है? इसमें एरर है बच्चों विल वर्ड से। विल नहीं होगा, विल ग्रामेटिकली रॉन्ग है, यहाँ विल की जगह होगा विल का पास्ट फॉर्म वुड। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक पार्ट है, कंजंक्शन से पहले एक पार्ट है। इसको नॉर्मली आप ऐसे कह सकते हैं, यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग पास्ट टेंस से हो, उसके बाद कोई कंजंक्शन हो, तो आगे जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा। ऐसा नहीं कि ये पास्ट में और ये फ्यूचर में, ये नहीं होगा। मैं सिर्फ पास्ट की बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड और भी रूल्स हैं, लेकिन ये सबसे मेजर रूल है ग्रामर का, और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसको मैं मास्टर रूल बोलता हूँ, मास्टर रूल ऑफ ग्रामर। क्या सीखना है कि यदि सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, ये सिंपल पास्ट है, तो आगे और इसमें बीच में कोई कंजंक्शन भी हो, तो आगे के जो पार्ट्स होंगे वो भी पास्ट टेंस में ही होंगे। तो विल फ्यूचर है तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड। कैन का पास्ट कुड। उसी तरह शैल का पास्ट शुड, तो विल की जगह वुड होगा। तो ही सेड दैट पास्ट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक पास्ट, तो सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। ये रूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, हमारा मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पे आप शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए ज़रूरत पड़े तो, और देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।